Hello guys, welcome back to our channel. So today we are going to do assignment for the subject code BEGS 185, and the name of the subject is English Language and Teaching. So this assignment consists of three sections. Section A, which have 5 questions and we have to write short notes on the following. Then we have section B, in which we have 3 questions and each question is of 10 marks each. Then we have section C, in which we have 3 questions and each question is of 15 marks. So this was the outlook of the assignment, and this assignment is of 100 marks. Let's come to the answers now. Section A, write short notes on the following. Development language disorder. So I'll read it and then I'll explain it. Children that are behind in their language development are either mentally challenged or have hearing problems. Some people may not have these issues, yet are nevertheless behind in their language development. The following behaviors or symptoms are seen in the children with language disorders. So what is development language disorder? ऐसे बच्चे जो लैंग्वेज डेवलपमेंट में पीछे रह जाते हैं, जो लैंग्वेज बोल नहीं पाते हैं, उन्हें या तो हम मेंटली चैलेंज बोलते हैं या फिर उन्हें हियरिंग प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनके पास ना तो हियरिंग प्रॉब्लम्स होती है और ना ही मेंटली चैलेंज होते हैं, और अगर उन बच्चों को लैंग्वेज में उन्हें बोलने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को हम कहते हैं डेवलपमेंट लैंग्वेज डिसऑर्डर। इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो हम देख सकते हैं। डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, लैंग्वेज समझने में डिफ़िकल्टी होती है। लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी होती है। लैंग्वेज को सीक्वेंस या फिर सुनने में प्रॉब्लम होती है। लेटर्स को डिस्क्रिमिनेट करने में प्रॉब्लम होती है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं वर्ड्स के बीच में। रिदम में डिफ़िकल्टी होती है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ ऑफ बोथ स्पीच एंड इन फिज़िकल एक्टिविटीज़। एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम होती है और बेबी की तरह टॉक करते हैं। One can determine whether the child's language is just delayed or if there is deficiency by comparing the child's speech structure to normal speech structures. It is, however, not advisable to make a hasty decision. We must also examine the child's communication system and seek for the following cues. को कैसे पता चलता है हमें कि एक चाइल्ड के अंदर ये वाला डिसऑर्डर है? हम उसी की एज के एक बच्चे को कंपेयर करते हैं जो कि नॉर्मल है और उसकी जो स्पीच है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे हमें कंपैरिजन करके पता चल जाता है कि ये वाला डिसऑर्डर है। कुछ चीज़ें एग्जामिन करनी पड़ती है हमें। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द चाइल्ड एंगेजेस इन कॉन्वर्जेशन स्पॉन्टेनियसली और नॉट, whether he or she answers questions or not, whether he or she imitates well or not, कि क्वेश्चन पूछने पर एक बच्चा आंसर कर पा रहा है या नहीं, कॉन्वर्जेशन इनिशिएट कर पा रहा है या नहीं, और अगर जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं उन्हें कॉपी कर पा रहा है या नहीं। लैंग्वेज डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन रिफर्स टू प्रॉब्लम्स विद आइदर ऑफ द फॉलोइंग: गेटिंग द मीनिंग और मैसेज अक्रॉस टू अदर्स, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज कमिंग फ्रॉम अदर्स। लैंग्वेज डिसऑर्डर चिल्ड्रन में रेफ़र करते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में, कि जो मैसेज उसे दूसरे लोग बता रहे हैं वो उसे समझ पा रहा है या नहीं, और अगर उसे मीनिंग समझ आ रहा है तो वो दूसरों को रेसिप्रोकेट कर पाता है या नहीं, अपनी अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाता है या नहीं। ये सब लैंग्वेज डिसऑर्डर के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के हमारे कॉजेज़ क्या होते हैं? For most infants and child, language develops naturally beginning at birth. To develop language, a child must be able to hear, see, understand, and remember. Children must also have the physical ability to form speech. Up to 1 of every 20 children has symptoms of language disorder. When the cause is unknown, it is called a development language disorder. जब बच्चे को डिफ़िकल्टी होती है तो जब उसका कॉज नहीं पता चलता है, आउट ऑफ 20 चिल्ड्रन एक बच्चा हमेशा ऐसा ही होता है जिसे लैंग्वेज डिसऑर्डर का सिम्टम होता है, और जब हमें कॉज नहीं पता होता है तब उस ऑर्डर को, उस डिसऑर्डर को, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डेवलपमेंट लैंग्वेज डिसऑर्डर। प्रॉब्लम्स विद रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स यूजुअली बिगिन
before age 4. Some mixed language disorders are caused by a brain injury. These conditions are sometimes misdiagnosed as development disorders. ऐसी जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं 4 ईयर्स की एज में ही आ जाती हैं. लाइक हमें 4 साल से पहले ही बच्चे का पता चल जाता है कि हाउ इज़ ही स्पीकिंग. और अगर मिक्स लैंग्वेज डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें ब्रेन इंजरी होती है. ब्रेन इंजरी की वजह से भी हमारे लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. दीज कंडीशंस आर समटाइम्स मिसडायग्नोज्ड एज डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स. ब्रेन इंजरी की वजह से कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो मिसकंसेप्शुलाइज्ड हो जाते हैं, गलत इंटरप्रेट किए जाते हैं डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स की जगह पे. लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में अकर इन चिल्ड्रन विद अदर डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, hearing loss and hearing disabilities. A language disorder may also be caused by damage to central nervous system, which is called aphasia. Language disorders are rarely caused by the lack of intelligence. जो लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है वो इंटेलिजेंस के लैक से नहीं होता है. डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स की वजह से लैंग्वेज डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंस की वजह से कभी भी लैंग्वेज डिसऑर्डर नहीं होता है. Language disorders are different than delayed languages. With delayed language, the child develops speech and language in the same way as other children, but later. जो लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है वो डिफरेंट है डिलेड लैंग्वेज से. डिलेड का मतलब होता है लेट. ऐसे बच्चे जिन्हें डिलेड लैंग्वेज होती है उसमें चाइल्ड डेवलप करता है स्पीच और लैंग्वेज. उसे सब समझ में आता है लेकिन उसे थोड़ा लेट समझ में आता है, तो वो होता है डिलेड लैंग्वेज. तो लैंग्वेज डिसऑर्डर और डिलेड लैंग्वेज डिफरेंट है. In language disorder, speech and language do not develop normally. The child may have some language skills but not others, or the way in these skills develop will be different than usual. Language disorder में different होता है, उसे language और speech समझने में difficulty होती है. Okay, so this was language disorder. Now second we have visual motor difficulties. Visual का मतलब होता है दिखाई देना. Signs of visual perception or motor dysfunction depend on which of the following visual problem a child has. Discrimination. तो विजुअल मोटर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं इन सारी चीज़ों की वजह से. फर्स्ट है हमारा डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है हमारा डिफ्रेंशिएट करना. द चाइल्ड हैज़ ट्रबल सीइंग द डिफरेंस बिटवीन द सिमिलर लेटर्स और शेप्स. ऐसे बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है लेटर्स को डिफ्रेंशिएट और शेप्स को. सिमिलर शेप्स और जो लेटर्स होते हैं उन्हें डिफ्रेंशिएट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, जैसे कि यू एंड एन, पी और क्यू और बी. सेकेंड वी हैव फिगर ग्राउंड डिस्क्रिमिनेशन. इट इज़ हार्ड फॉर अ चाइल्ड टू पिक आउट अ शेप, लेटर और नंबर फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ अ पेज. रीडिंग इज स्लो एंड इट्स हार्ड फॉर अ चाइल्ड टू फाइंड समथिंग ऑन अ पेज. फिगर ग्राउंड डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसे फिगर ढूंढने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, उसकी रीडिंग स्लो होती है. सीक्वेंसिंग. The child will struggle to understand things in order they appear on the page. The child may skip words or lines when reading. Some children switch the orders of the letters, words and numbers. This is not dyslexia. Sequencing is हमारा होता है जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम होती है सीक्वेंस करने में, कि वो फर्स्ट वर्ड सेकंड में बोलता है, सेकंड वर्ड थर्ड में बोल देता है, तो और ऐसे में कभी कभी वो लाइन भी स्किप कर देता है. Now we have visual motor processing. A child has trouble with eye-hand coordination. Handwriting is hard. It's hard to write on the line, so handwriting might be crooked. Copying from a book on a board is hard. The child may have poor coordination and have trouble with sports. Visual motor processing में ये होता है कि ऐसे काम जिसमें हमारी आइज़ भी यूज़ होती हैं और हमारे लाइक फॉर एग्जांपल हैंडराइटिंग, तो हैंडराइटिंग में उसे लिखने में प्रॉब्लम होती है. क्योंकि वो उसे विजुअल मोटर प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है, वो लाइन नहीं देख पा रहा है और उसकी जो हैंडराइटिंग है वो काफ़ी ख़राब होती है. उसे स्पोर्ट्स में भी दिक्कत हो सकती है इस चीज़ की वजह से. नेक्स्ट वी हैव मेमोरी. चिल्ड्रन हैव अ हार्ड टाइम रिमेंबरिंग व्हाट दे हैव सीन. उन्हें मेमोराइज़ करना काफ़ी मुश्किल होता है फैक्ट्स और मैथ्स के लाइक साइन वर्ड्स और यू कैन से मैथ्स के फॉर्मूलाज. ही कैन नॉट रिमेंबर व्हाट इज़ बीन टॉट. Spatial. A child doesn't know where things are. It's hard to tell how close they are from the child and each other. The child may bump into things and people as a result. Some children have trouble understanding maps or anything else that relies on the ability to perceive space and distance. So spatial में होता है हमारा space और distance में problem. बच्चे को प्रॉब्लम होती है डिस्टेंस देखने में कि कोई भी चीज़ उससे कितनी दूर है
और वह काफ़ी गिरता रहता है, कभी भी किसी से भी टकरा जाता है, तो दैट इज़ स्पैटियल. क्लोजर. Children with normal development know what an object is even if they see only a part of it, like part of a car or chair. Children with this facial processing dysfunction have trouble filling in the missing spaces, missing pieces. सो क्लोजर में क्या होता है कि अब जैसे नॉर्मल इंसान है, अगर हमें लाइक उसका थोड़ा सा पार्ट भी दिख जाता है, तो हम जो नॉर्मल पर्सन होता है, नॉर्मल चाइल्ड होता है, वो पहचान जाता है कि ये क्या है. लेकिन जिनमें मोटर स्किल्स, विजुअल मोटर स्किल्स कम होती हैं, वह नहीं पहचान पाता कि वो क्या है. लाइक नॉट इवन इफ़ ही सीज अ हाफ ऑफ दैट. अगर आप पेन का हाफ देखेंगे तो आप पहचान जाओगे कि ये पेन है, लेकिन उस बच्चे को प्रॉब्लम होगी जिसे डिसऑर्डर होगा, विजुअल डिसऑर्डर. सो दैट इज़ द थिंग विद विजुअल डिसऑर्डर चिल्ड्रन. So there are symptoms in children with visual motor difficulties. कुछ symptoms हैं उन्हें टचिंग, विजुअलाइज करने में, सीक्वेंस करने में, डिस्टिंग्विश करने में, वर्ड्स को रिवर्स करने में, साउंड को सुनने में, और लाइक यू कैन से आइज़ से देखने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है. तो दैट वाज ऑल द सिम्टम्स. नाउ व्हाट वी कैन डू, कि हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए कि उसे ये प्रॉब्लम ना आए. The teacher can organize activities in which the child analyzes words into subparts, make words using cutouts of words or plastic letters. एक टीचर है वो उसे हेल्प कर सकती है कि वो वर्ड्स को प्रॉपर सब पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसे प्लास्टिक के लेटर से या फिर कटआउट से उसे आइडेंटिफाई करवाए कि कौन सा लेटर क्या है. वर्ड्स को आइडेंटिफाई करे बाय कलर एज अ क्यू. और ट्रेस द शेप से पहचान सकते हैं और लेटर्स से पहचान सकते हैं. बैकग्राउंड से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लेटर्स को. द टीचर कैन ऑल्सो इंडिकेट द चाइल्ड फ्रॉम वेयर टू बिगिन रीडिंग एंड टू प्रिवेंट रिहर्सल. यूज रिमाइंडर कार्ड्स विद पिक्चर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स. अंडरलाइन अ वर्ड फ्रॉम अ लिस्ट और क्लस्टर ऑफ वर्ड्स हैविंग सिमिलर लेटर्स. लिटिल, puzzle, apple. Use markers to assist the child while reading. Work on the strengths of a child and use an auditory verbal channel while teaching. सो जिन्हें विजुअलाइज करने में डिफ़िकल्टी होती है, उनके साथ विद मार्कर्स, विद नोट पैड्स और डिफरेंट ट्रिक्स यूज़ करके उनकी चाइल्ड की स्ट्रेंथ को और बढ़ाया जा सकता है, और जिसमें उनकी कन्फ्यूजन है उसे क्लियर करा जा सकता है. द टीचर कैन ऑल्सो यूज़ द ऑडिटरी वर्बल चैनल. वो चैनल यूज़ कर सकती है और ऑडियो विजुअल इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकती है, जिससे कि बच्चे को परेशानी ना हो. Ask the children to think new words that might sound like the word read. Use the short words to show letter sound correspondence. Similar words के words पूछ सकते हैं, like rhyming words जो same sound करते हैं, same spelling है. So that will be that. Now we have multiple intelligences. Third question. When psychologist Howard Gardner realized his theory of multiple intelligence roughly 30 years ago, it sparked a fascinating new conversation regarding differences among children and its consequences for their learning development. So, एक साइकोलॉजिस्ट थे हार्वर्ड गार्डनर. उन्होंने रियलाइज़ करा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस जैसी थ्योरी होती है, तो भी 30 साल पहले, और ये काफ़ी फैसिनेटिंग न्यू कॉन्वर्जेसन डिफरेंस करती है अमंग चिल्ड्रन, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज लर्निंग डेवलपमेंट में कैसे डिफरेंट होते हैं उन्होंने बताया था. 7 इंटेलिजेंस आर लिस्टेड इन द स्कीम विद 2 more एडेड लेटर. पहले 7 हुए थे, लेकिन फिर अब 2 और ऐड हो गए. दैट इज़ लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंसेस, लिंग्विस्टिक, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, स्पैटियल, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल. Later a 9th category, naturalistic, was added. He added the 9th one. Existential. Later we used to think of intelligence as being solely concerned with logical reasoning and problem solving. Having a sense of words, pictures, rhymes, startling expressions, many meanings, according to Gardner, is also a sort of intelligence. आपको पिक्चर्स की समझ होना, राइम्स की समझ होना, एक्सप्रेशंस और मीनिंग्स की समझ होना, ये भी इंटेलिजेंस का एक पार्ट है. डांसर्स एंड जिमनास्ट फॉर एग्जांपल हैव अ स्ट्रॉन्ग फील ऑफ देयर ओन बॉडीज़ विच इज़ लिंक टू इंटेलेक्ट. जो डांसर्स और जिमनास्टिक्स होते हैं, जो जिमनास्ट होते हैं, उन्हें अपनी बॉडी के बारे में काफ़ी कुछ पता होता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो कैन बी कॉल्ड इंटेलेक्ट. Spatial intelligence is fundamental ability that allows some people to become good painters.
स्पैटियल हमारा डिस्टेंस और स्पेस से रिलेटेड होता है, तो ऐसे लोग जिन्हें स्पैटियल इंटेलिजेंस है वो काफ़ी अच्छे पेंटर्स, स्कल्पचर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर्स बनते हैं। इट्स क्लियर व्हाट द टर्म्स म्यूजिकल एंड इंटरपर्सनल मीन. Intrapersonal intelligence is what enables people, including children, to be content in their own skin, accept their strengths and weakness, preserve a high self-concept. So इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है जिसमें हम अपने आप, अपनी स्किन से, अपनी बॉडी से हाईली सेटिस्फाइड होते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस से हम सेटिस्फाइड होते हैं. सम पीपल appear to have an intuitive sense of natural world's numerous elements, including living creatures, water and animals. They can not only enjoy nature but also participate in environmental actions with understanding and sensitivity. एग्जिस्टेंशियल ऐसी कुछ ऐसा इंटेलिजेंस होता है जिसमें नेचुरल, जिसमें इंट्यूटिव सेंस होता है कुछ लोगों के अंदर, जो नेचर से काफ़ी एलिमेंट्स से साइंस लेते हैं. लाइक दे लाइक नेचर, दे एंजॉय नेचर, बट एनवायरनमेंट से भी एनवायरनमेंट से वो काफ़ी क्लोज होते हैं, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं. Existential intelligence refers to the ability to address difficult concerns regarding human existence, such as the meaning of life, our place in the cosmos, and life and death. Existential intelligence होता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स जो एग्जिस्टेंस से रिलेटेड हो, जैसे लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ, our place in cosmos, life and death. In fact, even before Gardner, several psychologists recommended that social intelligence and the emotional intelligence should be acknowledged as special abilities that some people possess. इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस जिसे पता चल जाती है, काफ़ी उसके अंदर स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं ऐसे लोगों के अंदर जिसमें इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस होता है. The concept of different types of aptitudes can be linked to what we have before, all the children having the ability to learn. We can now see that there may be some exceptional aptitude as well, implying that knowledge and skill can be developed to a high level of educators. We must be aware of this diversity and cultivate the ability to recognize particular abilities. However, we must be cautious not to label them as strong. तो हर बच्चे का स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट डिफरेंट होता है और उसका पढ़ाई करने का भी तरीका होता है. तो हमें किसी की भी स्ट्रेंथ और किसी की भी एबिलिटीज़ को जज नहीं करना चाहिए. हमें काफ़ी कॉशियस रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए दोनों एरियाज़ में. Within our core commitment to foster each child's overall development, we must cultivate their unique abilities. No youngster should be denied the opportunity to learn. So क्योंकि हर बच्चा लर्न करने में, डेवलप करने में डिफरेंट होता है, तो कोई भी जो चाइल्ड है उसे कोई भी अपॉर्चुनिटी डिनाई नहीं होनी चाहिए कि वो उसे लर्न करने में डिस्क्रिमिनेशन की जाए. Now we have general scholastic ability. When instructors and parents discuss their children at school, one of the most regularly used phrases is bright. Parents frequently compare one child to a sibling or sister, describing one as bright while the other is dark. Teachers are also aware of the bright students in their classes. The phrase is linked to the ability to comprehend and recall what is taught in many topics, as well as the ability to learn rapidly and perform well on tests. Unfortunately, as we will see later in this section, it is frequently misused. So हम जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हम इन लोगों को बोला जाता है कि ये बच्चा ब्राइट है और ये जो दूसरा बच्चा है वो उसके कंपैरिजन में इतना ब्राइट नहीं है. तो ये जो ब्राइट जो फ्रेज़ यूज़ होता है वह काफ़ी गलत तरीके से यूज़ होता है और ब्राइट किसी भी बच्चे की एबिलिटी को बताता नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं करता है. Unfortunately, as we will see later in this section, it is frequently misused. Yeah, काफ़ी misused phrase है. The phrase is based on the concept of intelligence, which is well known but not well understood. It is true that certain people routinely outperform others on standardized examination, excel at solving puzzles and riddles, and excel at memory games. They do well on mental ability assessments, and that include reasoning, pattern identification, problem solving, question assessment. That include reasoning, pattern identification, and problem solving questions. Yeah. The mental characteristic or skill that such exam assess is known as scholastic aptitude. तो हर बच्चा अपने इंटेलिजेंस में डिफरेंट होता है. काफ़ी बच्चे आउट परफॉर्म करते हैं दूसरे बच्चों को पजल्स में, रिडल्स में, मेमोरी गेम्स में, पैटर्न में, रीजनिंग में. ऐसी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक या फिर ऐसी स्किल दैट सच एग्ज़ाम्स एसेस इज़ नोन एज, ऐसे एग्ज़ाम जो ऐसी स्किल्स को एग्जामिन करते हैं उसे हम बोलते हैं स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड.
We must keep in mind that the term studies excludes learning in many areas that are considered crucial for a child's holistic or well-rounded development, such as art, music, dance, athletics, theatre, teamwork, caring for others, leadership, and so on. सो हमारे जो एकेडमिक्स होते हैं, जो हमारी स्टडीज़ होती है, जो बुकिश लैंग्वेज होती है, उसमें ये चीज़ें नहीं आती हैं। आर्ट, म्यूज़िक, डांस, एथलेटिक्स, थिएटर, टीम वर्क, केयरिंग फॉर अदर्स। तो कुछ बच्चे जो रिडल्स, पजल्स और मेमोरी गेम्स में अच्छे होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है थिएटर, टीम वर्क और लीडरशिप में अच्छे हों। देयर आर डिफरेंट एबिलिटीज़ फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. Students with a greater level of scholastic ability will obviously perform better in many class activities and tests related them than others, particularly when it comes to learning and remembering what is in prescribed text and composing extended answers. Students with strong scholastic aptitude will not inevitably have a significant advantage in this broader context of activities where written responses to exam questions are merely one component. As a result, we can conclude that students' overall scholastic performance has little or no influence on their language learning in class. तो जो scholastic development होता है, scholastic program होता है, हमारी जो scholastic performance होती है, उसमें language learning से कोई भी लेना देना नहीं है. Language learning is different from scholastic performance, from school, from studies. This is especially true now when communication skills rather than language expertise are valued. As a result, teachers should not assume that students who perform well or poorly in other courses will perform similarly in language class. The idea of past learning and preparedness that we had earlier is pertinent here. Students who do not have a necessary previous knowledge for new learning will of course struggle. This is due to the lack of learning opportunities rather than the lack of learning capacity. ऐसे बच्चे जो आउट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उनके पास लैक ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होती है, लेकिन उनके पास लर्निंग कैपेसिटी होती है. ठीक है, तो लर्निंग कैपेसिटी वो क्यों नहीं लर्न कर पाते हैं? क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लर्न कर नहीं सकते हैं, वो कर सकते हैं अगर उन्हें एक अपॉर्चुनिटी, गाइडेंस मिल जाए तो. While we should be proud of people who are succeeding in their studies, we must be cautious not to dismiss others as illiterate without proof. So it is very very important कि हम लोगों को उन्हें एक्नॉलेज करना चाहिए जो स्टडीज़ में अच्छे हैं, बट उन्हें भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और उन्हें इलिटरेट विदाउट प्रूफ नहीं बोलना चाहिए. गॉट इट? नाउ वी हैव लर्नर इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी. बोथ ऑफ दीज नेम्स आर फ्रीक्वेंटली यूज इंटरचेंजेबली. Both indicate the ability to study independently without relying much on the teacher's input and guidance. So what learner independence and autonomy means? Basically, both means that हमें पढ़ाई करते वक्त किसी भी टीचर या किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. हम इंडिपेंडेंटली अपने सारे वर्क कर लेते हैं. In the context the learner-centered education, this capability is considered as a plus. It is especially beneficial for the students learning a second or a foreign language who do not regularly communicate in that language outside of a class. तो वो लर्नर इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो एक नई लैंग्वेज प्रेफर कर रहे हैं या फिर लर्न कर रहे हैं या फिर कोई फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि जो लैंग्वेज हम डेली यूज़ में नहीं बोलते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है फॉरेन लैंग्वेज को सीखना या फिर कोई भी सेकेंड लैंग्वेज को सीखना जो उनकी मदर टंग नहीं है. The learner's own attempts to extend class with the language by using or practicing it outside of a wall while substantially enhance the development of communication skills in the second or a foreign language. The average 5 hours of a classroom interaction per week can only serve as a foundation. For effective skill and growth, the learner must put in a lot of more effort. Even intense classes lasting 100 or 150 hours spread over about 6 weeks are insufficient. As a result, the learner's own efforts are critical. The distance and open learning sectors have provided another viewpoint on learners' autonomy. There are no scheduled teaching sessions for courses in this style. Course materials are well designed and available in print and audio-visual formats. The learner must find an appropriate location and time to study, adhering to a weekly timetable of 15 hours, for example. As a result, such courses are built on self-directed and self-managed learning. ऐसे कोर्सेज जो हमारी डिस्टेंस लर्निंग होते हैं, ऑनलाइन लर्निंग होती है, वो काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं खुद को सेल्फ मैनेज करने में, जिन्हें हमें किसी भी टीचर और गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है और हम अपने पेस में और अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली हम उस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं.
As a result, such courses are built on self-directed and self-management learning. Internal work and discipline are required. We can see here that personal autonomy or independence is crucial in all the fields of study, not only language. So जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, सेल्फ मैनेजमेंट होती है, वो सिर्फ स्टडीज़ में नहीं, सारी फील्ड में इंपॉर्टेंट होती है. इट्स ऑल्सो ट्रू दैट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द करंट टेक्नोलॉजी ICT in education is connected to various forms of employment, various forms of learning than students and live teacher contact. This is not to argue that classroom education is no longer important. Rather, classroom-based instruction must be supplemented as well as complemented. Again, the learner's initiative is required. So जब तक लर्नर खुद से लर्न नहीं करना चाहेगा, जब से स्टूडेंट खुद से नहीं इनिशिएट करेगा, तब तक कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सकता है कि क्लासरूम लर्निंग अच्छी है या फिर ऑनलाइन लर्निंग अच्छी है. दोनों में ही हमें लर्नर्स का इनिशिएटिव लेना आना बहुत ज़रूरी है. लर्नर का इंटरेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है. ओके, नाउ वी हैव सेक्शन बी. ओके, वी हैव 3 questions in that. Each question is of 10 marks. We have to write it in 150 words. Question number 1. Discuss the speech and language difficulties in children. Difficulties in auditory discrimination. बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ होती है लैंग्वेज में, बोलने में. लैंग्वेज क्यों, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं. डिफ़िकल्टीज़ इन ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, ऑडियो वो साउंड को वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं. मैनी चिल्ड्रन विद स्पीच एंड आर्टिकुलेशन इम्पेयरमेंट्स आफ्टर द एज ऑफ 7 or 8 years हैव ट्रबल discriminating spoken sound. This is apparent in his or her inability to read. Children who hear properly may experience auditory discrimination. Children have problems differentiating between speech sound until they are 3 or 4 years old, but they quickly outgrow it. So बच्चे जो होते हैं 3 या 4 साल के जब तक नहीं होते हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम आती है. वे कंफ्यूज होते हैं सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स में और उन्हें बोलने में प्रॉब्लम होती है, बट वो धीरे धीरे जैसे ही टाइम पास होता है वो उस चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं. दे कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड्स एंड दे हियर देम, अनएबल टू क्रिएट देम क्लियरली. वे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बट उन्हें बोलने में प्रॉब्लम होती है. When a parent corrects their mistakes, such as substituting the term bag for pack, the reaction is astonishment. This is due to the fact that they can hear and discriminate but not create specific noises. Children typically have trouble distinguishing between C, K, G, BP and T, T. Auditory discriminating defects can be caused by development issues, persistent baby babble, and language challenges. If the problem remains after 7 to 8 years, the teacher or parent should devise a plan to address it. तो प्रॉब्लम होती है बोलने में, वो समझ सकते हैं लेकिन उन्हें क्रिएट करने में प्रॉब्लम होती है. Apraxia of speech is a communication disorder affecting the motor programming system for speech production. Speech production is difficult, specifically with sequencing and forming sound. So अप्रैक्सिया में हमें सीक्वेंसिंग और साउंड को फॉर्म करने में प्रॉब्लम होती है. द पर्सन मे नो वॉट ही वॉन्ट्स टू से, बट देयर इज अ डिस्ट्रप्शन इन द पार्ट ऑफ द ब्रेन that sends the signal to the muscle for the movement necessary to produce the sound. That leads to problem with articulation as well as intonation and speaking stress and rhythm errors. उसे पता है कि उसे क्या बोलना है बट वो बोल नहीं पा रहा है और ब्रेन उसका सिग्नल मसल को देता है जिससे वो मूवमेंट करने लग जाता है. सो दैट इज़ द अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच. It can be discovered in childhood or might be acquired, resulting from a brain injury or illness in both children and adults. तो ये बचपन से भी हो सकता है और दूसरा it can be acquired by brain injury also. Fragile X syndrome is an inherited genetic disorder that is most common cause of inherited intellectual disabilities in boys and as well as autism. About 30% of children with FXS will have autism. It also affects girls. Though their symptoms tend to be milder, it is greatly under-recognized and second only to Down syndrome in causing intellectual impairment. So ये genetic होता है और गर्ल्स में भी होता है, बॉयज़ में भी होता है. इसके जो सिम्टम्स होते हैं काफ़ी माइल्ड होते हैं. FXS occurs when there is a mutation of FMRI gene and is an inherited disorder. If a child receives a pre-mutated X chromosome from one of his parents as a carrier, then he is at a greater risk of developing FXS. किससे होता है? एक्स क्रोमोसोम जब भी किसी भी पेरेंट के थ्रू जब बच्चे में आता है तो इसे ये बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है कि उसे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होगा. Diagnosing Fragile X syndrome is not easy for parents and doctors at the beginning of a child's life. Few outward signs are noticeable within the first 9 months. These signs may include elongated face and protruding eyes.
तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं हमारे, जो इलोंगेटेड फेस और आइज़ को, जो बड़ी बड़ी आइज़ होती हैं उन्हें। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स एंड सोशल एंजाइटी आर मोस्ट फ्रीक्वेंट इन चिल्ड्रन विद फ्रेजाइल लेग्स। काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, इंटेलेक्चुअल डिफ़िकल्टीज़ होती है, स्पीच में प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी होता है। ये सारे फ्रेजाइल लेग्स के हमारे सिम्टम्स हैं। Speech symptoms include repetition of words and phrases, cluttered speech, and difficulties with the pragmatics of speech. All of FX symptoms can range from mild to very severe. डिफ़र करते हैं, हर बच्चे में डिफरेंट होते हैं, किसी के में माइल्ड होते हैं, किसी के में सीवियर होते हैं। Stuttering occurs when speech is disrupted by involuntary repetitions, prolonging of sounds, and hesitation or pausing before speech. Stuttering can be developmental, meaning it begins during early speech acquisition or acquired due to brain trauma. एक और हमारी प्रॉब्लम होती है, डैट इज़ स्टटरिंग, जिसमें हमें वर्ड्स को रिपीटेटिव बोलना हो, लाइक जिसे ये प्रॉब्लम होती है वो रिपीटेटिव वर्ड्स बोलता है, काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स रिपीट करता है और साउंड्स को बहुत देर तक प्रोलॉन्ग करता है, लाइक लंबा खींचता है, ठीक है, और बीच बीच में स्पीच में पॉजेस भी लेता है। ये जो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है हमारा, ये अर्ली स्टेज पे भी हो सकता है और ब्रेन ट्रॉमा के थ्रू भी हो सकता है। नो वन नोज द एग्जैक्ट कॉजेज ऑफ स्टटरिंग इन द चाइल्ड। इट इज़ कंसिडर्ड टू हैव अ जेनेटिक बेसिस बट द डायरेक्ट लिंक हैज़ नॉट बीन फाउंड। तो इसका अभी तक कॉज अभी अब तक फाउंड नहीं हुआ है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये जेनेटिक है, बट इट इज़ स्टिल अननोन। चिल्ड्रन विद रिलेटिव्स हू स्टटर आर 3 times as likely to develop stuttering, and stuttering is also more typical in children who have congenital disorders like cerebral palsy. जिनमें फैमिली हिस्ट्री में जिसमें स्टटरिंग होती है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि लाइक होना ही है बच्चे को। Child who stutters is typically not struggling with the actual production of sound. Stress and nervousness trigger many cases of stuttering. Stuttering is variable, meaning if speakers do not feel anxious when speaking, stuttering may not affect their speech. Language disorders may be classified in 3 different ways: expressive language disorder, receptive language disorder, and expressive receptive language disorder. Children with expressive language disorder do not have problems producing sounds or words but have an inability to retrieve the right words and formulate proper sentences. उन्हें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें साउंड्स और वर्ड्स अच्छे से समझ आते हैं, बट उसे रिट्रीव करने में और उसे प्रॉपर सेंटेंसेस में फॉर्मुलेट करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। चिल्ड्रन विद रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर हैव डिफिकल्टीज कॉम्प्रिहेंडिंग स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज में उन्हें उन बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ होती है उन्हें कॉम्प्रिहेंड करने में, उसे समझने में, लिखी हुई और बोली हुई भाषा उन्हें नहीं समझ आती है। फाइनली चिल्ड्रन विद एक्सप्रेसिव रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर विल एग्जिबिट बोथ काइंड ऑफ सिम्टम्स। और जिन बच्चों के पास एक्सप्रेसिव रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर होती है, उनमें दोनों ही काइंड ऑफ सिम्टम्स होते हैं। ग्रामर इज़ अ हार्ड कॉन्सेप्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। दे मे नॉट यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस एंड प्लूरल। उन्हें नहीं आएगा ये सब यूज़ करना, ग्रामर उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगी। एंड अर्ली सिम्टम इज़ डिले इन द अर्ली स्टेज ऑफ लैंग्वेज। सो इफ़ योर चाइल्ड टेक्स लॉन्गर टू फॉर्मुलेट वर्ड्स और स्टार्टिंग टू बैबल, इट कैन बी अ साइन ऑफ ELD। सो पेरेंट्स को काफ़ी कॉशियस रहना चाहिए। अगर चाइल्ड में काफ़ी टाइम से ये ऐसे वर्ड्स में दिक्कत आ रही है समझने में, देन इट कैन बी अ साइन ऑफ ELD. Now we have second question, discuss the underprivileged learners and the history of education. Underprivileged learners जिन पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, रूरल एरियाज़ को बिलोंग करते हैं। The term underprivileged and unreached are used to describe persons who are economically, socially और geographically disadvantaged. ऐसे बच्चे जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, जिन पे सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं, उन्हें अंडर प्रिविलेज लर्नर्स बोलते हैं। दे आर इन अ डिसएडवांटेजेस सिचुएशन इन कंपैरिजन टू अदर पोर्शंस ऑफ सोसाइटी बिकॉज दे लैक एक्सेस ऑफ सफिशिएंट नरिशमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट. दिस माइट बी ड्यू टू पॉवर्टी, cultural disadvantage as an ethnic minority, or living in inaccessible places with inadequate educational facilities. They have been labeled as deficient, psychosocially deprived, culturally deprived, geographically deprived, and socio-economically disadvantaged. Due to a variety of reasons, they do not have the experience to gain knowledge, have a stunted communication system, as they have not been exposed to fluent adult language users, or have had a very limited interaction with the others in society, which keeps them at the fringes. ऐसे बच्चे जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, जो नरिशमेंट नहीं मिलता, उन्हें अच्छा हेल्थ केयर नहीं मिलता, अच्छा एजुकेशन, अच्छा स्किल डेवलपमेंट नहीं मिलता है, वो नॉर्मल बच्चों से जिन्हें सब कुछ मिलता है उनसे काफ़ी पीछे रह जाते हैं। और लेकिन वो लर्न करना चाहते हैं, वो
डेफिशिएंट होते हैं, किससे वो सोशली, कल्चरली, जोग्राफिकली, सोशो इकोनॉमिकली होते हैं, हर चीज़ में डिसएडवांटेज होती है। उन्हें नॉलेज नहीं मिलता है, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, और क्योंकि वो उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है जहाँ पे कम्युनिकेशन स्मूथली होती है, इसीलिए उनका इंटरेक्शन लिमिटेड रहता है और उन्हें आगे चल के प्रॉब्लम्स आती हैं। नाउ वी हैव हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। According to government estimates, over 59 million of India's 200 million children aged 6 to 14 old do not attend school. 59 million of India, 200 million children, 59 मिलियन से ज़्यादा 200 मिलियन चिल्ड्रन जो 6 से 14 में है वो स्कूल अटेंड नहीं करते हैं। 4 आउट ऑफ 10 यंगस्टर्स हु बिगिन अटेंडिंग स्कूल विल ड्रॉप आउट, जो करते हैं वो ड्रॉप कर देते हैं। Learning success revealed. Furthermore, self-assessment generally dire. According to the recent community surveys conducted in 28 cities, 8 rural districts throughout the country, only 30% of school students in the age group 6 to 14 can read simple text. सिर्फ 30% जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं 6 to 14 की एज में हैं वो सिंपल टेक्स्ट भी रीड करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, अरिथमेटिक सम्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। So we have still a lot of need to be done in underprivileged children. A brief look of history education. काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, एक ब्रीफ लुक लेना चाहिए हमें, गवर्नमेंट को काफ़ी इनिशिएटिव लेने चाहिए सो दैट ये सब हमारा अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं ये डेटा जो है हमारा इम्प्रूव कर सके। आइसोलेशन। इनिशियली लार्ज नंबर ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन वर आउटसाइड द नेटवर्क ऑफ एजुकेशन। उन्हें एजुकेशन नहीं मिलता है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, और जब उन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रियलाइजेशन होती है काफ़ी एफ़र्ट्स करे जाते हैं उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करने में, एंड उनके साथ जब एफ़र्ट्स किए जाते हैं, जब वो आगे अपने डिफरेंट नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूल में जब पढ़ते हैं तो उन्हें काफ़ी आइसोलेटेड सा फील होता है। इनफैक्ट अमेरिका में सेपरेट स्कूल्स बनाए गए हैं फॉर द कलर्ड पॉपुलेशन, सो इट इज़ बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन। विद द सेपरेट सिंप्लीफाइड सर्कुलम वर ओपन फॉर द ट्राइबल पॉपुलेशन। सो ऐसे बच्चे जो इस मामले में पीछे हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए जाते हैं। इन अमेरिका एंड इंडिया में भी ऐसा हुआ है कि ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए एक अलग से स्कूल बनाया गया है फॉर देयर एजुकेशन। एसिमिलेशन, अ डिज़ायर टू ऑब्जर्व कैरेक्टराइजेज द सेकेंड फेज ऑफ impoverished एजुकेशन। इट वॉज अटेम्प्टेड टू एजुकेट impoverished स्टूडेंट्स विद rich स्टूडेंट्स इन द सेम स्कूल। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि मिक्स करना विद impoverished स्टूडेंट्स विद रिच स्टूडेंट्स, सेम स्कूल में उन्हें पढ़ाया जाएगा। कास्टिज्म एंड कास्ट क्लास अवेयरनेस stood in a way in isolation assimilation as students from lower caste sat in the same class but on different seats। कास्टिज्म होता है वहाँ पे, जो डिफरेंट लोअर कास्ट के हैं वो डिफरेंट सीट्स पे बिठाया जाता है, और अगर नहीं बिठाया जाता है तो उन्हें टीचर के थ्रू उन्हें बहुत लिटिल अटेंशन मिलती है और उन्हें कहीं ना कहीं एक बैकवर्ड और एक पीछे सीट दे दी जाती है, और जो कास्ट जो ऐसी कास्ट जो काफ़ी डोमिनेंट है वह उन्हें डिफ्रेंशिएट करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है। इंटीग्रेशन। In the third phase of integration, attempts were first made to educate underprivileged in their own language and culture so that they would have developed a positive attitude for their own culture and language. Depending on these approaches or stages, mainly 3 theories have been put forth to explain the poor achievement of unreached learner. These varied from innate or hereditary qualities to cultural deprivation in the environment to the deficiency in the institution itself. So underprivileged children जो होते हैं उनके लिए स्पेशली पहले उनके कल्चर, उन्हें पॉजिटिव एटीट्यूड, उन्हें पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए सबसे पहले उन्हें उनकी लैंग्वेज और उनके कल्चर से अवेयर किया जाता है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू स्टूडेंट्स लूज इंटरेस्ट इन स्कूल वर्क इन जनरल? व्हाट कैन द टीचर्स डू टू हेल्प देम टू रिन्यू देयर इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज? So we have, at some point or the other, we have all experienced losing interest in studies and wanting to give up or even drop out. Either ourselves or somehow we know fortunately in many situations unpleasant moods fade over a time. When these people return to school, they frequently have a significant backlog or may have missed a year. It's important to distinguish between this overlap desire and the unfavorable attitudes of children towards a specific course, topic or teacher. This will have impact on learning in that topic, although the youngster may perform. So what they are telling in this paragraph is कि आपने देखा होगा कि काफ़ी बच्चे इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं पढ़ाई से, टॉपिक से, या फिर उन्हें लाइक इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है, उन्हें मज़ा नहीं आ रहा होता है पढ़ाई करने में, जिससे उनका एक साल उनका टॉपिक और उनके डेवलपमेंट में नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है।
The negative attitude appears to prevent virtually all the school activities which can lead to feelings of isolation and dissatisfaction. उससे उन्हें isolation और dissatisfaction का feel होता है. This condition might be caused by one of the two things. One is the sensation that everything is too tough that neither professors nor students are willing to help. उन बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो आइसोलेशन डिससैटिस्फाइड इसलिए फील करते हैं क्योंकि उनके लिए पढ़ाई काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है और उनके स्टूडेंट्स और उनके जो टीचर्स हैं, उनके जो पीयर्स हैं, वो उनकी हेल्प नहीं करते हैं. और काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि जो स्टूडेंट्स अपना नए सेमेस्टर में एंटर करते हैं, वो गैप के साथ करते हैं, तो उन्हें वो प्रैक्टिस नहीं रहती है, वो लर्न और उस एनवायरनमेंट में पढ़ने की. शी और ही वुड हैव स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड टीचिंग्स फ्रॉम द स्टार्ट. उसे स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम आ रही होती है, लेकिन काफ़ी लोग उसका फ़न बनाते हैं और उसकी टीचर्स हेल्प नहीं करते हैं. Unit test highlight the notion that you are far behind your peers and there is frequently no one available to help you better. All of this might make you feel useless and incapable of accomplishing anything. We'll return to this topic under self-esteem. When a younger loses self-confidence, he or she is frequently hesitant to even attempt or interest and drive and gradually lost. जो हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं वो सोल्यूशन नहीं दे पाते हैं, वो सिर्फ यही बताते हैं कि आप बहुत पीछे हैं अपने पीयर्स से, और उसमें कोई टीचर हेल्प नहीं करती है कि हाउ टू इम्प्रूव योर स्कोर्स. द ऑलरेडी ओवरवर्कड इंस्ट्रक्टर इज अनेबल टू ऑफर ईच पीपल विद रिक्वेस्ट पर्सनलाइज. हर किसी को पर्सनल अटेंशन नहीं मिलती है. Can strive to tailor the curriculum and resources to some level. The key idea here is to professors must communicate to weak people that they are aware of their challenges and are attempting to assist them. टीचर्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पार्शियल होना चाहिए और वीक स्टूडेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उन्हें एनकरेज करना चाहिए, उन्हें हमेशा मोटिवेट रखना चाहिए और हमेशा उनकी हेल्प करनी चाहिए. उनके लिए टू सच बीइंग केयर्ड उन्हें केयरिंग दिखाना कि आप उनके लिए केयर करते हो. टीचर उनके लिए केयरिंग फीलिंग को एक्सप्रेस करके उनसे उनकी प्रॉब्लम को पता लगा सकती है और उनकी प्रेशर को कम कर सकती है. लो मोटिवेशन ऑलमोस्ट ऑफर ट्रांजिएंट स्टेट एट फर्स्ट. इट इज़ देयर नो सपोर्ट टू ग्रो एंड प्लान. क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं होता है, उन्हें काफ़ी डीमोटिवेशन फील होता है. हेल्पिंग स्टूडेंट्स ओवरकम अ लैक ऑफ मोटिवेशन एंड एंथुजियाज्म इन वन टॉपिक हैव अ गुड इम्पैक्ट इन अदर एरियाज. जो एंथुजियाज्म होता है, अगर उसे आप पॉजिटिव वे में लेते हो तो काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है बच्चों की. दस वी कैन सी द वैल्यू ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ सपोर्टिव सोशल क्लाइमेट इन क्लासरूम. सो टीचर्स को एक सपोर्टिव सोशल क्लाइमेट बनाना चाहिए हर बच्चे के लिए और हर बच्चे पे ध्यान देना चाहिए. बिकॉज एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट इन देयर ओन वे, और आप उसकी एबिलिटीज़ पे उसकी लर्निंग टाइम पीरियड को हम जज नहीं कर सकते हैं. Got it? Yeah. So now we have section C, guys, and it also consists of 3 questions. Each question is of 15 marks. Discuss the difficulties with writing. Difficulty in planning and section of ideas. Writing में क्या difficulties होती है? काफ़ी बच्चों को difficulties आती है आज तक writing में. सबसे पहली डिफ़िकल्टी होती है प्लानिंग और सिलेक्शन ऑफ आइडियाज़ की. हमें कैसे प्लान करना है, हमें कैसे स्ट्रक्चर करना है. स्पेलिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है. फ्री राइटिंग, सारे वर्ड्स को, सारे अपने थॉट्स को कैसे असेंबल करना है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. लर्नर्स आर आस्क्ड टू कॉपी वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम अ बॉक्स इनटू ब्लैंक्स इन अ वेरी रेगुलेटेड मैनर इन अर्ली स्टेजेस. पहले उसे कलेक्ट करने को बोलते हैं वर्ड्स और फ्रेजेस को जिसमें आप रखना चाहते हो. प्लानिंग एंड कॉपरेशन आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट. इनिशियल क्लासेस में प्लानिंग और कॉपरेशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट फ्री राइटिंग होती है. लेकिन बाद में जब आप जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, आपको प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन सब कुछ करना होता है. राइटिंग असाइनमेंट सच एज टेल्स, लेटर्स, डिस्क्राइबिंग पर्सनल आइटम्स और राइटिंग अबाउट वोकैबुलरी, एक्सप्रेसिवनेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस माइट रिवील राइटिंग इशूज़. धीरे धीरे हम स्टार्ट करते हैं राइटिंग असाइनमेंट्स. लाइक हम स्टोरीज़ लिखते थे, हम एसेज लिखते थे पर्सनल बिलोंगिंग्स के बारे में, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में. फिर हमारी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती है हमें वोकैबुलरी में, एक्सप्रेसिवनेस में, जीके में. कैन ऑर्गेनाइज एंड सेलेक्टिंग आइडियाज़ डिफ़िकल्ट. जैसे ही हमारा लेवल बढ़ता है हमें डिफ़िकल्टीज़ आने लगती है वोकैबुलरी में, एक्सप्रेशंस में हमें डिफ़िकल्टी आने लगती है, और जनरल नॉलेज में फैक्ट्स एंड फिगर्स रखने में प्रॉब्लम आती है. ऐसी डिफ़िकल्टीज़ को हम पहले अर्ली ईयर्स में भी ट्रैक कर सकते हैं, नॉट एक्सपोज रीडिंग बुक्स. और उन्हें ज़्यादा आती है जो रीडिंग बुक्स, स्टोरीज और ओरल कम्युनिकेशन में उन्हें होम एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है जहाँ पे उन्हें बुक्स रीड कराई जाती है, स्टोरीज़ पढ़ाई जाती है और ओरल कम्युनिकेशन कराई जाती है.
concrete description level. The youngster can transform idea into vocal language at a concrete description level, but his or her written expression is restricted. The following strategies can be used by instructor to assist the student. To begin, have the youngsters create basic sentences that are then copied, showing the kid an object and telling her to come up with many ways to describe it as she can. Long yellow pencil, nice yellow pencil, nice color yellow pencil, new color yellow, new color pencil, etc. Next is asking the child to describe an object along different dimensions like its shape, color, size, and use. Concrete imaginative this stage necessitates the use of child's imagination. इसमें imagination का काफ़ी बड़ा रोल होता है. All of the exercises are done verbally at first. सबसे पहले verbally होती है, फिर उसके बाद उसमें written में होता है, फिर sentences लिखे जाते हैं. By looking at photos and asking the kid questions about the sequences such as where it is occurring, what will happen next, and how the individual will feel at that moment. The youngster might be taught to write a basic phrases. The youngster can twist thoughts into past and future occurrences, envision what a person in a picture is doing, or a guess where a person could be, what the person plans to do next by doing so. सो कॉन्क्रीट इमेजिनेटिव होता है जिसमें हमारा इमेजिनेशन लेवल यूज़ होता है, जिसमें पिक्चर्स देख के हम बच्चों से पूछते हैं, स्टूडेंट से पूछते हैं कि व्हाट कुड बी नेक्स्ट, व्हाट इज़ ही डूइंग, और व्हाट कैन बी द स्टोरी यू कैन मेक. Abstract descriptive level. This is the next level in writing wherein the child can write longer pieces of text using a visual or verbal stimulus like pictures to be sequenced in a kind of a story before writing the story. Initially the number of pictures restricted to 3 to 4 and later increased to more events introduced. पिक्चर्स होती है हमारी सीक्वेंस में और उस पिक्चर्स को देख के हमें एक स्टोरी डिस्क्रिप्टिव होता है. डिस्क्रिप्टिव लेवल मतलब जो थोड़ा डिटेल में होता है. स्टार्टिंग में 3 to 4 पिक्चर्स होती हैं, फिर आगे आगे ग्रेजुअली हमारा पिक्चर्स का लेवल और सीक्वेंस बढ़ता रहता है. Gradually the child begins to present different characters in the story and may give them characteristics based on the perception and experience. Children can also be encouraged to write short plays. Short plays भी लिख सकते हैं, that can be also a descriptive plays. Abstract imaginative level. This is a sophisticated level and only a few students of the primary school can attain it. However, children can made to work collaboratively and develop a story with the following guidelines. They can use the original plot, create characters, create a situation and narrate it in fairly interesting manner. So ये भी एक imaginative level है जिसमें हमें stories pictures के थ्रू नहीं लेकिन खुद ही imagine करके थोड़ी guidelines दे के थोड़े hints दे के students को एक story और एक plot create करना है. Now second question, how can the curriculum be made meaningful for the underprivileged learner? The second curriculum mostly focuses on the skills and information necessary for an individual to integrate into middle class and white collar employment culture. Except for a few select schools and organizations, the skills and knowledge essential for a blue collar employment are disregarded. The textbooks are prepared for the perspective of the privileged culture. The contribution of the poor to the development of the country is often overlooked or ignored. जो हमारा प्रीवियस जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है उसमें जो टेक्स्ट बुक्स है वे काफ़ी उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई हैं जो कि प्रिविलेज्ड हैं, बट जो पुअर लोग हैं उनका डेवलपमेंट और उनका कंट्रीब्यूशन उसमें इग्नोर करा जाता है. द टेक्स्ट बुक इज़ फुली फिल्ड विद फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन दैट अपीयर टू बी appropriate for highly driven students. Because the textbook includes little information about their life, history or culture, impoverished students find them irrelevant to their experiences and lose interest. क्योंकि बुक्स में टेक्स्ट बुक में फैक्ट्स और फिगर्स लिखे जाते हैं उन्हीं बच्चों से रिलेट करे हुए जो इम्पावरिश स्टूडेंट्स होते हैं, सॉरी जो रिच क्लास होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, जो प्रिविलेज्ड होते हैं. तो जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स होते हैं वह रिलेट नहीं कर पाते हैं ऐसे आइडियाज़ से, इसलिए वो अपना इंटरेस्ट लूज़ करते हैं और वो डीमोटिवेट हो जाते हैं. फॉर इम्पावरिश स्टूडेंट्स अ डिटरमाइंड एफर्ट मस्ट बी मेड टू मेक द करिकुलम नॉट जस्ट अपीलिंग बट ऑल्सो डिमांडिंग. तो हमें क्या क्या एफ़र्ट्स करने चाहिए जिससे इम्पावरिश स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट वो गेन कर सके और वो काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगे पढ़ाई. जैसे कि इंक्लूजन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फेमिलियरिटी ऑफ अंडर प्रिविलेज. ऐसे टॉपिक जिससे वो रिलेट कर सके, जिससे वो फेमिलियर है, ऐसे हमें इंक्लूड करने चाहिए. रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइव्स एंड द कल्चर ऑफ द अंडर प्रिविलेज एज इक्वल कॉन्ट्रीब्यूटर टू सोसाइटी. जैसे कि हम प्रिविलेज स्टूडेंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं वैसे ही अंडर प्रिविलेज के लाइव्स और हिस्ट्री और कल्चर का कंट्रीब्यूशन भी हमें टेक्स्ट बुक में दिखाना चाहिए. रिमूवल ऑफ बाइसेस इन द फेवर ऑफ प्रिविलेज. कोई भी डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करना चाहिए. कंटेंट शुड एम एट फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइव्स एंड कल्चर.
एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव वे में हमें उनकी लाइव्स और कल्चर को देखना चाहिए। इलस्ट्रेशन कुड इंक्लूड ट्राइबल आर्ट और स्टाइल्स होने चाहिए। लिंग्विस्टिक सिंपल क्वेश्चन होने चाहिए जिससे उनकी कॉग्निटिव और एनालिटिकल स्किल्स बढ़े। बिफोर एक्सपोजिंग द लर्नर टू एनी अदर लैंग्वेज, एजुकेटर्स बिलीव दैट अर्ली इंस्ट्रक्शन शुड बी इन द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उसके कोई अगर नई लैंग्वेज सीख रहा है तो नेटिव लैंग्वेज में ही उसे सबसे पहले समझाना चाहिए। एलिमेंट्री लेवल्स में तो 3 लैंग्वेज फार्मूला ऑल्सो एडवाइजेस यूजिंग वंस ओन लैंग्वेज और अ रीजनल लैंग्वेज. It is thought that developing reading and writing abilities in the learner's native language is simpler. Once learners are skilled in their own language, they can transfer some of the skills to the other language. सबसे पहले हमें नेटिव लैंग्वेज में ही उन्हें स्किल बनाना चाहिए, उसके बाद हमें दूसरी लैंग्वेज पे फोकस करना चाहिए. Instructor preparation is critical since it is the teacher who will put the proposed ways into action or move with the process ahead. Regardless matter how wonderful the content is, its effectiveness can only be felt in the hands of an effective instructor. Most teaching and learning circumstances necessitate improvisation, on the fly changes, and cross subject connection. This is especially true in disadvantaged students' learning conditions. The instructor must be sensitive to the requirements of the students and creative in drawing references or making changes to make the topic or activity clear and practicable for them. टीचर का बहुत बड़ा हाथ होता है. जिस अप्रोच से टीचर पढ़ाता है उसी अप्रोच से स्टूडेंट्स समझते हैं. सो देयर शुड बी वेरी स्किल्ड टीचर्स जो रेफरेंसेस क्रिएट कर सकें, जो उन्हें रिलेट कर सकें जो प्रॉब्लम्स हैं और उसे पॉजिटिव वे में प्रेजेंट कर सकें. To encourage poor students to compete with others and strive for greatness, a few measures must be given, such as clear instructions of the native language and additional time during the beginning phases of test taking. Test taking skills of these learners would have to be sharpened and the criteria of evaluation explained well to them so that they can focus appropriately when they take a test. टेस्ट जो होने चाहिए काफ़ी अच्छी तरीके से इवैल्यूएट होने चाहिए जिससे कि अंडर प्रिविलेज्ड और प्रिविलेज्ड दोनों का इवैल्यूएशन हो सके और हर असेसमेंट में दोनों ही अंडर प्रिविलेज्ड और प्रिविलेज्ड दोनों में ही इम्प्रूवमेंट और रिजल्ट के साथ असेसमेंट होनी चाहिए. If the teachers allowed the learners to improve at their own pace and provided a lot of scaffolding in place of simplifying or merely lowering the bar of them, the underprivileged learners would be able to reduce the gap in achievement. One way of reducing stress and improving the performance of the underprivileged learners is to give collaborative tasks and projects wherein these learners get an opportunity to work with their peers and learn from them. At the same time, feel comfortable under the common umbrella of the group. टीचर्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट हेल्दी और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जिसमें वो ग्रुप टास्क दे सकते हैं, जिसमें उन्हें कंफर्टेबल फील कराया जाए और उसे दूसरे पीयर दूसरे स्टूडेंट से सीखने में आसानी भी हो. नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन. डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अंडर प्रिविलेज्ड इन लर्निंग इंग्लिश एंड वेज इन विच दे कैन बी हेल्प्ड एंड ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी. सो ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन इंग्लिश लर्न करने में फेस करते हैं. A feeling of alienation. Alienation means होता है isolation, अकेलापन, created by the learning materials. It has been earlier said that a textbook and the other learning materials are often written and chosen with an average learner in mind, who normally belongs to the middle class and who has required experiences and the background knowledge to handle the curriculum. तो हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो इस तरीके से डिज़ाइन है सारी क्लासेस में जिसमें वो ऐसा अप्रोच रखते हैं कि वो एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें ऑलरेडी ये चीज़ें पता हैं. और ऐसे बच्चों के लिए जो नॉर्मल है, जो स्टार्टिंग से ही अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, मिडिल क्लास हैं, ऐसे बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए वो करिकुलम बेस्ट है. लेकिन अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें काफ़ी आइसोलेटेड, उन्हें काफ़ी अनरिलेटेबल लगता है और उन्हें आउट ऑफ द टॉपिक सारी चीज़ें लगती हैं और वो इंटरेस्ट लूज़ करते हैं. They are unsure. In addition, they are unsure of their language proficiency when they compare it with that of the other learners. They assume that the materials are very difficult to understand as they do not have the required language proficiency. और क्योंकि उनके पास language proficiency नहीं होती है, वो इतना fluent नहीं होते हैं, उन्हें पढ़ने में दिक्कत आती है. Low expectations from the teacher. This is a beautiful book, but my students can't handle it at all. Many a teacher has said. Teachers believe that impoverished students would find the content difficult to grasp and learn, and that will take a lot of work and time on the part of teachers
to help them understand and learn. Teachers who have low expectations of their students do not expose them to exciting material and in an attempt to scaffold occasionally simplify and offer the answers themselves. This results in the loss of interest and joy. टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी लो होती हैं, वो बच्चे पे मेहनत नहीं करना चाहती हैं, तो जो मटेरियल उन्हें डिफ़िकल्ट लगता है वो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाना पसंद नहीं करती है, या फिर अगर पढ़ाती हैं तो सिर्फ ऊपर से पढ़ा देती है और खुद ही सब चीज़ों के आंसर कर देती है। तो जब ऐसा होता है तो जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स होते हैं वे इंटरेस्ट लूज़ करते हैं। तो टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी स्टूडेंट में इंटरेस्ट को क्रिएट करना। Fear of English. English as a topic of study is fundamentally different from Indian languages. For example, English does not have one-to-one correlation between letters and sounds when spelling, and sounds do not always follow a consistent pattern. Furthermore, English syntax differs from that of Indian languages. The verb is in the middle position in English. Rita plays football, but it towards the end in the Indian languages. Rita football खेलती है. For poor learners, these two aspects of the English languages make learning confusing and challenging. And now, as you know, English is a difficult and it's a quite complicated language. So those students who are not fluent in English, they find it very difficult to relate and to understand what the textbook and the rules of the grammar. So they find it very difficult कि English में उन्हें बोलना, लिखना और पढ़ना काफ़ी difficult लगता है। लैंग्वेज नोट एंड पुअर रीडिंग स्किल्स, उनकी क्योंकि वो फ्लुएंट नहीं होती है, उनकी रीडिंग स्किल्स काफ़ी ख़राब होती है, और क्योंकि टीचर्स ध्यान नहीं देते हैं उनकी रीडिंग स्किल्स पे, तो इसीलिए वो डरते हैं और उन्हें प्रॉब्लम आती है आगे पढ़ाई करने में। उनकी लैंग्वेज जो होता है, उनका जो डायलेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है, वह उस एनवायरनमेंट में नहीं होते हैं जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। और इस ड्यू टू दिस देर आर अनेबल टू रीड अ लॉट ऑफ मटेरियल विच इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश एंड मच ऑफ दिस मटेरियल में बी एसेंशियल फॉर डे टू डे सर्वाइवल। और जो उनकी पढ़ाई के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उस इम्पॉर्टेंट मटेरियल को वो नहीं पढ़ पाते हैं और दूसरे बच्चों से पीछे रह जाते हैं, और उस चीज़ का उन्हें काफ़ी प्रेशर भी रहता है और उससे वो अपने आप को आइसोलेटेड और आउट ऑफ द टॉपिक समझते हैं। Selection of relevant topics. Topics for classroom discussion and writing tasks would have to be sensitively selected to ensure that these fall within the experience of the underprivileged learners that one is teaching. So एक relevant topic का select करना भी बहुत important है, जिससे कि हर बच्चे को topic समझ आए. Okay, it should be taken care. Teachers should take care of that. Educate scaffolding and support. The role of scaffolding is like giving tasks to learners find relevant, explaining the task, breaking it up in doable small tasks and encouraging them to do the task. कोई भी बड़े टास्क को, ग्रुप टास्क को छोटे छोटे टास्क में तोड़ के उन्हें encourage करना है टास्क कंप्लीट करने में, और अपने peers को, अपने फेलो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना है और कोलैबोरेटिव वर्क को encourage करना है. मेंटरिंग द लर्नर, जो लर्न कर रहे हैं उन्हें मेंटर, उन्हें गाइडेंस की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो 1-on-1 मेंटरशिप होनी चाहिए, एक कोऑपरेटिव एफर्ट होना चाहिए, और हर किसी बच्चे पे एक पर्सनल अटेंशन होनी चाहिए. तो टीचर्स जो है वो शॉर्ट कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं स्टूडेंट से, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं. Introduction to critical thinking skills. Teachers must begin with teaching critical thinking skills to poor students. Teachers को thinking skills पे work करना है उनकी. ऐसे students in becoming analytical and decision making, जिससे वो decision making और analyze करने में काफ़ी expert हो सके. Allowing students to pick them themes of books or projects and reading workshop would ensure the teacher does नॉट कंसिडर इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर. किसी को भी इन्फीरियर, जो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट है उन्हें इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए, और उन्हें चॉइस देनी चाहिए कि आप कोई भी अपना थीम, अपनी पसंद का टॉपिक आप चूज़ कर सकते हैं. इट वुड लीड टू अ गुड सेल्फ इमेज. इट वॉज अकम्पनीड विद द हेल्प व्हेनेवर द लर्नर्स नीडेड इट. सो उस बच्चे के अंदर, लर्नर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और उसे काफ़ी अच्छा लगेगा, और वो आउट ऑफ द टॉपिक और इंटरेस्टेड भी रहेगा टॉपिक में. आउट ऑफ द टॉपिक नहीं रहेगा और इंटरेस्ट अपना गेन करेगा और उसे समझने में काफ़ी आसानी होगी. सो दैट वाज आवर असाइनमेंट. थैंक यू.